that allow current to pass through. अच्छा, अब कंडक्शन के लिए इन कंडक्टर्स में क्या चीज खास होती है? कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Free electrons responsible for electric. अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी. सो कंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक और थर्मल दोनों कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल. थोड़ा अगर और डिटेल में देखें, अगर आप एक कंडक्टर उठाओगे, मान लीजिए आपने एक कॉपर का पीस ले लिया, तो उस कॉपर के कंडक्टर में दो चीजें होंगी जो आपके लिए काम की. एक आयंस होंगे, लाइक अगर आप कॉपर का कंडक्टर ले लो तो Cu प्लस आयंस होंगे इस कंडक्टर में, और इस Cu प्लस आयंस के साथ साथ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. हाँ, शायद बस इतना ही हुआ. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द बॉडी ऑफ कंडक्टर. मीन्स पूरे कंडक्टर में एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल. ये एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं. और ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस विच आर इमोबाइल. फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इमोबाइल आयंस. आयंस मूव नहीं करेंगे, आयंस अपनी जगह रेस्ट करेंगे. सो अगर आपके पास कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इमोबाइल आयंस भी होंगे. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये आयंस करंट कंडक्ट नहीं कर सकते. सो दे हैव so conductors have immobile ions and free electrons. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ जो भी करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के बाहर नहीं जाते. थ्रू आउट द कंडक्टर ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं. सारी प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रॉन्स की इन कंडक्टर्स की वजह से, कंडक्टर की इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं. फैजान, जब हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ाया था तो बताया था आपको कि वहां भी जो हीट एनर्जी फ्लो करती है, हीट एनर्जी को फ्लो करने के लिए भी कैरियर्स चाहिए. यही इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स का काम करते हैं. चलो भाई, इतना लिखो. और अब जो क्वेश्चंस पूछो वो एवरीवन वाले पोर्शन में पूछो चैट रूम के.
हाँ अमान, पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं को चलाता है। अरशद, आपने ग्रुप क्यों लीव लीव किया था? अरशद अली। अरशद अली। आप हैं ग्रुप में? अच्छा, अरशद आलम। अच्छा अच्छा। सो नेक्स्ट देखिए, इतना लिख लिया तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो इसे रब। देखो, अब से जो टॉपिक स्टार्ट होगा, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ना तुम्हारे पास दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, और पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन इस पर्टिकुलर डेरिवेशन पर डिपेंड करता है। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पर डिपेंड है। जो कुछ भी आप यहाँ सीखोगे उसको आगे आप अप्लाई कर पाओगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। नहीं शायद कुछ खास नहीं होगा। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, तो जैसा अभी बताया था, इस कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस होंगे, और इन पॉजिटिव आयंस के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हैं कंडक्टर में मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी u1, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है विद अ वेलोसिटी u2, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है विद अ वेलोसिटी u3। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाए। नाउ लेट u1, u2, un be thermal velocities of electrons। थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज हैं u1, u2, un, ये सब इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज। अब इस थर्मल वेलोसिटी के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए। वो थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से आ रही है। कि जैसे आपने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को जब आप रूम में भी रखोगे तो रूम टेम्परेचर होता है कुछ, उस रूम टेम्परेचर की वजह से इतनी थर्मल एनर्जी है। कि लास्ट ईयर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि इतनी थर्मल एनर्जी मिलती है टेम्परेचर की वजह से, केबी इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए अगर ये मेटल का कंडक्टर इस रूम में रखा है, तो रूम टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर एक थर्मल एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी, इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल वेलोसिटी देगी। अब ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कुछ करंट भी होना चाहिए। बट एग्जैक्टली होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट जीरो। नेट मूवमेंट मीन्स एंड वन से लेकर एंड टू तक कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक पहुंचता है, बट द सेम इंस्टेंट एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से वन पर पहुंच रहा है, तो वहाँ कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, कुछ करंट भी नहीं। अब ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं कंडक्टर लूँ और उसे मैं किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर,
अगर इसे मैं पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करता तो इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट ना फ्लो करने का, करंट ना फ्लो करना आपको ये दिखा रहा है दैट एवरेज करंट इज जीरो। से आप ऐसे लिख सकते हो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी of electrons is zero। कि on an average electrons की जो thermal velocity है that thermal velocity is zero। आप इस average thermal velocity को ऐसे लिख सकते हैं U average is U1 plus U2 plus UN divided by n। और ये जो average thermal velocity होगी, this average thermal velocity will be zero। That's first equation। So electrons की average thermal velocity is zero, कोई net flow नहीं है चार्जेस। इक्वेशन नंबर 1 तक बताइए, कोई डाउट है या क्लियर है यहाँ तक सब? अलमास, अनिका, जुहा, जोहा आप कुछ रेगुलर आना पड़ेगा किसी एक बैच में। शायद इसे ऐसे समझो कि मैंने तुम्हें मान लो एक कंडक्टर दे दिया, एक कॉपर का पीस दे दिया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर इस कॉपर के पीस को मैं किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करता जैद, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? अगर मैं इस कॉपर के पीस को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं करता तो क्या करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट फ्लो ना करने का मतलब है दैट नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो। मींस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, तो से आप कहोगे यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं। सो U1 plus U2 up to UN by n is equal। हाँ धावल, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे बट नेट मूवमेंट नहीं है। करंट इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैं तुम्हें ये कंडक्टर दूं, मैं तुमसे कहूँ 2 कूलम का चार्ज राइट से लेफ्ट गया और 2 कूलम का चार्ज लेफ्ट से राइट में आया, नेट करंट कितना होगा? जीरो। वही काम यहाँ भी हो रहा है। रैंडमली मूव कर रहे हैं, एंड 1 से लेकर एंड 2 तक कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं। नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, दैट मीन्स करंट जीरो होगा। जैद पूछ रहा है थर्मल एजिटेशन तो होगी रूम टेम्परेचर में भी। हाँ जैद, रूम टेम्परेचर में थर्मल एजिटेशन है, उसी थर्मल एजिटेशन से तो ये वेलोसिटीज आई हैं U1 U2 UN। जैद, जो थर्मल एजिटेशन तुम कह रहे हो उसी थर्मल एजिटेशन से तो ये वेलोसिटीज आई हैं U1 U2 UN, बट द नेट थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। और इसी चीज का प्रूफ है कि कंडक्टर में जब तक आप पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। फैजान, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो थर्मल वेलोसिटी है बहुत कम होती है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। और बाहर कैसे आ सकता है भाई? बाहर आने के लिए ये जो मेटल की, ये जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो इस मेटल के साथ कोलाइड तो करेगा ही करेगा। भाई ये जो मेटल है इस मेटल के साथ तो कोलाइड करेगा ही करेगा, बाहर कैसे आ सकता है? यहाँ बाउंड्रीज पर मेटल्स है। बाहर आने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपने बाहर आने का प्रोसेस पढ़ा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक लास्ट ईयर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वर्क फंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं टू मूव विद इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की बॉडी से बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है। बाहर लेकर जाओगे तो वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी फैजान। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बाहर आ जाए। अच्छा, अब अगर आपको करंट फ्लो ही कराना है इसके अंदर तो आप क्या करोगे? आप इसे एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ करंट ही फ्लो कराना है तो आप इसे एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दो। किसकी बात कर रहे हो अमान? आयंस की? आयंस के लिए पूछ रहे हो अमान? हाँ, आयंस बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं नीचे
लेकिन हम आयंस को रेस्ट में मानते हैं। रीजन ये, जितना फ्री मोशन इलेक्ट्रॉन्स का होगा उसके कंपेरेबल आयंस का कोई मोशन नहीं। ऑल्दो दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, क्वेश्चन पूछा है आयंस तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरेबल इनका मोशन कुछ नहीं है, तो मान के चलते हैं कि आयंस आर ऑलमोस्ट एट, सिर्फ इसीलिए इमोबाइल कहते हैं आयंस। अब यही जो कंडक्टर था आपका, चलो ये पहला सेक्शन था डेरिवेशन का, अब दूसरा सेक्शन। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर लिया आपने और इस कंडक्टर को आपने एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किया। अब जैसे ही आप पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे, पावर सप्लाई लाइक सेल लिया आपने, सेल क्या काम करेगा, सेल यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स तो थे जिनके पास थर्मल वेलोसिटीज थी, इसकी थर्मल वेलोसिटी u1 है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ थर्मल वेलोसिटी थी u2, एक और था इसकी थर्मल वेलोसिटी थी u3। तो जैसे ही आपने इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, पावर सप्लाई से कनेक्ट करते ही यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया और एक एंड पर नेगेटिव। सेल यही काम करता है। किसी कंडक्टर से जैसे ही आप सेल कनेक्ट करते हो तो सेल एक एंड को हायर पोटेंशियल पर ले जाता है, दूसरे एंड को लोअर पोटेंशियल पर। तो सेल ने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का मतलब है सेल ने एक फील्ड जनरेट कर दी। फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सेल ये काम कर रहा है, सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू द नेगेटिव। ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस एक फील्ड एग्जिस्ट करती है राइट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव। अब हर इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ थर्मल एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन के पास ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट होता है। अलोंग विथ थर्मल एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आता है। अब हर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ ई। ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा। अगर एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक्सेलरेशन आएगा which is minus of E divided by m. This is acceleration of electron which is equation of. तो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्सेलरेशन भी होगा which is minus of E by m. इतना एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रही है टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द। तो होगा ये थर्मल वेलोसिटीज हैं, अलोंग विथ थर्मल वेलोसिटीज इनके पास एक और वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी इस थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड जाना शुरू करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 तक बताइए, यहां तक कुछ डिस्कशंस, कुछ डाउट? और कोशिश किया करो एवरीवन वाले में भेज दो, तुम लोग कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, सबका भला हो जाएगा। योगेश, जोहा, जोएब,
वलीद, डाउट्स बताइए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी का? हाँ, आसिफ ने कुछ सही पूछा। भाई आसिफ कह रहा है ई जीरो क्यों नहीं है। आसिफ क्यों जीरो होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, सनाउल अभी रिपीट करता हूँ, पहले आसिफ का क्वेश्चन बहुत भयंकर है। आसिफ ई जीरो क्यों होना चाहिए? हाँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पूछे। भाई ये तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट अब कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर शुड बी जीरो। बट यहाँ कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कहाँ से आई वो फील्ड? आसिफ, ये फील्ड कॉन्टिन्यूसली ये सेल जनरेट कर रहा है। अगर आप इस सेल को हटा दो तो फॉरन फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, ये फील्ड इसने मेंटेन करी हुई इस सेल में। देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि नेट चार्ज जीरो हो जाए, बट ये सेल लगा हुआ है। ये सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। सेल विल मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और उस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फील्ड एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हुआ सिर्फ? अगर आप सेल हटा दो तो ये फील्ड जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार चार्ज दे दिया और छोड़ दिया और फील्ड हमेशा रहेगी। ये हमेशा जीरो हो जाएगी जब तक सेल नहीं। भाई सनाउल देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, हर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। शायद अब ठीक है? शाहिद, अब आवाज ठीक आ रही है? तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज माइनस ऑफ ई। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, माइनस ऑफ ई हो गया, where me is mass of electron। भाई अगर क्लास चलते चलते ऑडियो चली जाए तो एक बार डिस्कनेक्ट करो एंड फिर रिकनेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस ऑफ ई, एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा दैट्स फोर्स बाय मास माइनस ई ई बाय एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। यहाँ तक और किसी का कोई डाउट नहीं था? अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे बहुत सारे आयंस रखे हुए। इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। देखो मोशन क्या होगा, मोशन ऐसा होगा कि मैं दो आयंस दे देता हूँ, मान लो यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और जाकर आयन के साथ कोलाइड कर, आयन के साथ कोलाइड हुआ, एनर्जी लॉस कर दी। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म नहीं हुई, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और फिर जाकर आयन के साथ कोलाइड करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी और चला जाएगा। देखो ऐसा है कि आपने इसको ऐसे समझो कि एक बॉल ली, उस बॉल एक रोप से बांध दिया, किसी रोप से किसी स्ट्रिंग से आपने बॉल कनेक्ट कर, और आप किसी ऐसे रीजन में गए जहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े, बहुत सारे पत्थर हैं, और उस बॉल को स्ट्रिंग से आप खींच रहे हो। तो बॉल के साथ क्या होगा, जब आप खींचोगे वो बॉल थोड़ा सा मूव करेगी, किसी पत्थर से टकराएगी, रुक जाएगी, फिर आप खींचोगे उसे, वो फिर मूव करेगी, फिर टकराएगी, फिर रुक जाएगी। तो बॉल का जो मोशन होगा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो कोलाइड करेगी, कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, फिर वेलोसिटी गेन करेगी, फिर रुक जाएगी।
तो बॉल कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करेगी, बॉल ड्रिफ्ट करेगी। हीट की फॉर्म में सही था। मैं भी आ रहा हूँ, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा, पहले ये सीखने की कोशिश करो। ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन कितने देर के लिए एक्सेलरेट होगा, कितने देर के लिए वेलोसिटी गेन करेगा, जितने टाइम में वो दो आयंस के साथ कोलाइड करता है। मींस यहां से लेकर यहां तक ही तो वेलोसिटी गेन करेगा, इसके बाद तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब कितने टाइम के लिए कोलाइड कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा जितना टाइम इसे दो कोलिजन के बीच में लगेगा। तो हम कुछ टाइम डिफाइन कर रहे हैं, लेट टाउ 1, टाउ 2, टाउ n be time taken between two successive collisions. Two successive collisions of electrons with ions. इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगेगा वो ये टाइम है, और इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। और ये भी देख लो, इलेक्ट्रॉन will accelerate for this time interval. इलेक्ट्रॉन इतने ही टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेट करे। इतना लिखिए, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब भाई सैयदा ने पूछा था कि जब ये कोलाइड करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, किस फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है जब ये कोलाइड करेगा तो कोलिजन की वजह से सारी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ कोलाइड करेगा रुक जाएगा, सारी काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो आपने सुना देखा होगा कि अगर किसी कंडक्टर से आप करंट पास कराओ तो वो कंडक्टर हीटअप हो जाता है। तो वो हीटअप होने का रीजन यही है कि आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट, हीट की फॉर्म में जाएगी। और इस यही कोलिजन रेजिस्टेंस का कॉज है। रेजिस्टेंस होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, तो ये वही ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ वजाहत वही हम देखेंगे, जब हम ऑन एन एवरेज लेंगे तो आपको दिखेगा कि वेलोसिटी, नहीं नहीं, वो डिपेंड करेगा इस, पहले तो वजाहत कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी। भाई वजाहत पूछ रहा है कि जो कोलिजन्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, तो फ्रीक्वेंट होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट जानी चाहिए। ऐसे ही होगा वजाहत, जब हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की आपको कांस्टेंट ही मिलेगी। सैयदा हीट भी तो ना के बराबर होगा, नहीं हीट सिग्निफिकेंट होती है। जब भी आप अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, उसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी आप डिवाइस ले लो, इवन फैन भी जब रोटेट करता है तो एक मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी होता है फैन में जो हीट की फॉर्म में वेस्ट होता है। फायका कोलिजन। सो भाई फायदा देखो, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, कॉन्टिन्यूसली आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। जितना टाइम दो कोलिजन में लगता है सिर्फ इतने ही टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड। तो पहले दो कोलिजन्स के बीच में टाइम जो लगा दैट इज टाउ 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उससे कोलाइड करने में जो टाइम लगा टाउ 2 टाउ 1, ये वो टाइम। और इलेक्ट्रॉन्स इतने ही टाइम के लिए कोलाइड करेंगे जितना टाइम दो कोलिजन के बीच में लगा। अमान सर ये कंडक्टर अगर खुद होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन पे कोई असर पड़ेगा नहीं। भाई अमान पूछ रहा है कि अगर ये कंडक्टर मूव करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये सारा मोशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ आयन, अगर तुम किसी तरह से सारे आयंस निकाल पाओ तो कोलिजन नहीं होगा, रेजिस्टेंस आइडियल कंडक्टर बन जाएगा। निकालोगे कैसे यार,
बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन गैस बच जाएगी बस। सही था। अब सब ऐसे ही लिखते हैं, टाउ को टी नहीं लिखते, इसे टाउ ही लिखते हैं, तो मैं भी इसे टाउ ही ले रहा हूँ। नोटेशन है बच्चे, लेने को तो तुम टी भी ले लो, कोई परेशानी नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फाइनल वेलोसिटीज लेंगे, सो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप ऐसे लिख सकते हैं, v इज u प्लस ए। आप लिख सकते हैं u1 प्लस ए ई टाउ वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आप v2 लिख सकते हो, भाई इनिशियल वेलोसिटी u2 है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आया था ए ई टाउ टू। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस ए ई टाउ n, दैट्स इक्वेशन। आप एवरेज velocity with which electrons drift with which electrons drift towards the positive end of conductor। तो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वी डी लिखोगे, वी एवरेज लिख देते हैं, बाद में वी लिखते हैं, वी एवरेज विच इज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं, सबको ऐड कर कर n से डिवाइड करो। अच्छा अब मुझे बताइए, इतना लिख लिया सबने, ये सब रब कर दूंगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई v1 प्लस v2 प्लस vn बाय n, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब सिर्फ आप इतना कीजिए, सारी वेलोसिटीज की वैल्यूज इसमें रख दीजिए, 3 4 5, इसको आप 6 में रख दीजिए। जब आप इन सबको 6 में रखोगे तो जो v एवरेज होगा इट्स v1 which is u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 up to un plus a tau n डिवाइडेड बाय। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी v एवरेज, इट्स u1 u2 u, इट्स u1 u2 un डिवाइडेड बाय n प्लस इसमें 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 सब में a कॉमन आ जाएगा, एक्सेलरेशन बच गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय। अब इसी इक्वेशन में देखो, ये जो u1, तो बताएगा मुझे u1 u2 अप टू u बाय n, ये कितना होगा थर्मल वेलोसिटी। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जो 0 है, और यहाँ ये जो टाउ 1 टाउ 2
अप टू टाउ n बाय n आ रहा है, इसे आप टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम. दिस टाउ इज रिलैक्सेशन. इस टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. रिलैक्सेशन टाइम मीन्स एवरेज टाइम for collision of electrons with two ions. दो आयंस के साथ दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज रिलैक्स. इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो योर v एवरेज विल बी इट्स 0 प्लस ए ई. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो. एक्सेलरेशन हमने पीछे प्रूव किया था, माइनस ई ई बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब आप एवरेज लोगे, सो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई माइनस ई ई बाय एम ई मल्टीप्लाइड बाय. दिस इज एवरेज वेलोसिटी. यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगा. मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, direction of velocity is opposite to electric field. जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वेलोसिटी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. और आप अगर और इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. दिस एवरेज वेलोसिटी is known as drift velocity. Is known as drift velocity. So जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन अ कंडक्टर, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इतना लिखिए और मुझे डाउट्स बताइए. जुहा, क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, थर्ड चैप्टर बस स्टार्ट किया हमने. समीर, समझ में आ रहा है? रेवर, उसका रीजन यही है ना कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. इसलिए रेवर. नहीं फायदा, कभी नहीं होगा. नेगेटिव एंड पर ड्रिफ्ट. सो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी with which electrons drift towards the positive end of it. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा, इसके बाद ये कुछ चीजें और आपसे पूछेगा.
तो आपसे पूछेगा टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। सो देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर इनिशियली कंडक्टर को हीट किया तो थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ राशिद, थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो। राशिद, एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो। सो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्ट किस पर पड़ेगा, थर्मल वेलोसिटी पर, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी। नेट थर्मल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो होगी, उसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। बट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उस थर्मल वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट होगा। उस फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम, जो भी रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से कोलिजन्स बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। और देखिए यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक चीज और है, ड्रिफ्ट वेलो इसको वीडी लिख देना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो दिस इज ई ई टाउ बाय, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, तो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर देगी। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। ये सबने लिख लिया, रब कर दूं इसको सीधा। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बहुत फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे ना आयंस के साथ, फ्रीक्वेंट कोलिजन, तेजी से कोलाइड करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का दो आयंस के साथ कोलाइड करने का टाइम। अगर टाइम गिर गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। या दिख रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अभी से आप क्लियर है। रेबर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कोलिजन्स की वजह से, और एवरेज की वजह से ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। सीधा यहाँ देखो ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलैक्सेशन टाइम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दिख रहा है यहाँ से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा तो इतना तुम्हें समझ में आ गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। यस, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, फिर हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा, जब आप एवरेज लेंगे देन ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ऐसे समझो ना, अगर कंडक्टर में कई ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन को तो नहीं लेंगे,
आप जब भी कैलकुलेट करोगे एवरेज कैलकुलेट करोगे, अगर वेरिएबल वैल्यूज भी उनका जब एवरेज लोगे वो एवरेज तो एक नंबर आएगा। अगर हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अलग भी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी है, तब भी जब आप उन सब की वेलोसिटीज का एवरेज लेंगे तो वो एवरेज तो एक ही नंबर आएगा, एवरेज तो फिर भी कांस्टेंट होगा। इससे मैं रब कर दूं सब सीधा, तुम्हारे समझ में आ गया ये? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थोड़ा सीधी सीधी कैलकुलेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। सो आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई। इस डायरेक्शन में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। कुछ कंडक्टर की लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l, एरिया ऑफ क्रॉसिंग। ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन हाफ ई ई बाय एम है। देखना पड़ेगा मान, मुझे याद नहीं कि हाफ क्यों, मुझे हाफ तो नहीं आता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो यही होती है, ई ई बाय एम टाउ। मैं देख के बताता हूँ, अगर वो हाफ कहीं दिया हुआ है तो टाउ जो टी दिया उसे किसी तरह से वो रिलेट कर रहा हूँ। मुझे याद दिलाना, मैं कल जो क्लास होगी उसमें देख कर बताता हूँ कि वहाँ हाफ क्यों है। मुझे तो नहीं याद कि हाफ किसी एक्सप्रेशन में आता है। हाँ, तो उसने टी और टाउ को किसी तरह से रिलेट किया होगा। तो देखते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, L is length of conductor, A is area of cross section, N is number density, number of electrons per unit volume। ये पैरामीटर्स गिवन है, और आपको गिवन है VD, गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है ये। आप वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लीजिए। कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ए इंटू। अच्छा तुमने देख भी लिया वॉल्यूम ऑफ कंडक्ट, ठीक है फैजान। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। हाँ सनाउल, यही डिराइव करना है। अब टोटल नंबर ऑफ, अब देखो यहां से लेकर यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इन्हें कैपिटल एन कह देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, NaL, फर्स्ट इक्वेशन। जो चार्ज क्रॉस करेगा, सारा का सारा चार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाता है इधर से। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा ज्यादा भी बता दो, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से जो भी चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज होगा डेल्टा क्यू। चार्ज को आप लिखोगे एन। देखो ये जो स्मॉल एन है ना, ये स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन कंडक्टर का अगर आपने यूनिट वॉल्यूम ले लिया 1 मीटर क्यूब, उस यूनिट वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज स्मॉल एन, उससे आप स्मॉल एन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम ए एल हो गया। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो गिवन ए एल वॉल्यूम में कितने होंगे? एन एल। चार्ज कितना फ्लो करेगा? एन ई। एन की वैल्यू रख दी, सो एन ए एल ई, इतना चार्ज फ्लो कर गया। अब आप किसी तरह से अगर चार्ज फ्लो कर गया, आप टाइम कैलकुलेट कर लो। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लेंथ एल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने में, दैट्स, इसको डेल्टा टी लिख देते हैं, दैट्स डी बाय वी डी, और डी एल बाय वी डी, एल बाय वी डी, इतने टाइम में ये क्रॉस कर देंगे। तो जो करंट होगा, करंट थ्रू कंडक्टर, इस कंडक्टर से जो करंट पास करेगा, करंट आप लिख सकते हैं दिस इज चार्ज बाय टाइम। चार्ज इज NeAl divided by time, which is L by Vd। L से L कैंसिल हो गया, तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स NeAVd। So this is the relation between current and drift velocity. Current is proportional to drift velocity। इतना लिखे। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको आप काफी न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। मुझे डाउट्स बताओ अगर इसमें कहीं कोई डाउट रह गया। जुहा, योगेश, आरिफ है आज? वलीद, नगमा क्लियर है ये? नाहिद, चलिए इतना लिखिए, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स देखिए। हाँ हाँ, लिखो 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 दो। नहीं नहीं सैयदा, सिर्फ सिलेंड्रिकल नहीं, किसी के लिए भी, कहीं भी किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, मेटालिक कंडक्टर से, तो करंट विल बी NeAV।
भाई मैं शुरू का पोर्शन बस रब कर रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल है, जब तक आप लोग लिखेंगे मैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of electrons in a copper wire एक सेकंड सना, मैं भी आ रहा हूँ जरा सा ना, मैं लिख दूँ इन अ कॉपर, मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं डाउट से। इन अ कॉपर वायर of cross sectional area 10 raised to the power 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that, ये क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, each copper atom contribute roughly one electron, roughly one conduction electron. कॉपर की डेंसिटी गिवन है 9000 kg पर मीटर क्यूब और एटॉमिक मास है 63.5। अब क्या डाउट्स है? सैयदा का था ये सिर्फ सिलिंड्रिकल नहीं, सैयदा किसी भी शेप का कंडक्टर हो, कंडक्टर होना चाहिए मेटालिक कंडक्टर, उससे अगर करंट फ्लो करेगा तो आई इज एन ई ए वी डी, ये हमेशा वैलिड होगा। सनाउल अगर दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोम क्या है सनाउल? सनाउल मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार बताओ मुझे। कौन लगा दें? अच्छा, सो कौन से क्या फर्क पड़ेगा? करंट तो सेम रहेगा, एन ई ए वी डी। अगर मेटालिक कंडक्टर है ना तुम्हारे पास, करंट विल बी एनी ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, बट करंट विल बी एनी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुमने चेंज करा, लेकिन करंट सेम रहेगा, एन ई ए वी डी। तो ना और कुछ पूछना चाह रहे हो? देखिए, ये जो प्रॉब्लम दी हुई है ना, इस प्रॉब्लम में आपको करंट चाहिए, करंट तो दिया है एन ई ए वी टी, आपको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा आई बाय एन ई ए। ठीक है, अमानत अभी चेक करते हैं यार। एन ई, अब आपके पास सब कुछ है, करंट दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम इस एन के साथ।
तो इस न्यूमेरिकल में जो मेजर काम है वो सिर्फ n कैलकुलेट करना है, नंबर डेंसिटी निकालो किसी तरह से सॉल्व हो। तो देखो नंबर डेंसिटी कैसे निकालोगे, n होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स आपको 1 मीटर क्यूब कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो पहला हम लेते हैं मास ऑफ, चलो दो लोगों के आंसर्स आ गए, 1 मीटर क्यूब कॉपर। 1 मीटर क्यूब कॉपर का मास क्या होगा, देखो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है कॉपर की 9000, वॉल्यूम लिया है 1, तो मास आ गया 1 मीटर क्यूब का 9000। बस इसमें आपको इतना निकाल लेना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास 9000 है। बस इसे आपको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय 63.5। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स के लिए this is 9 into 10 raised to the power 6 by 63.5 multiplied by 6.023 into 10 raised to the power 20। अच्छा यार, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 10 पॉइंट कुछ होगा। मैं इसे रफली 10 ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आ गए 9 into 10 raised to the power 28, इतने एटम्स। अब हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एटम्स होंगे। तो अनीका का भी आंसर आ गया, चलो रुक जाओ देखते हैं। हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर एटम। जितने कॉपर एटम्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप नंबर डेंसिटी कह रहे हो, दैट्स 9 into 10 raised to the power 28 पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन से नंबर डेंसिटी आ गई। अब अगर ये नंबर डेंसिटी आ गई तो करंट कैलकुलेट, नॉट करंट, अगर ये नंबर डेंसिटी आ गई तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इट्स आई बाय एन ई ए। सो योर आई इज 1.5 divided by 9 into 10 raised to the power 28, charge of electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into area, which is 10 raised to the power 7, इतना मीटर पर सेकंड। लिख लीजिए इतना, इतनी वेलोसिटी। सो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो मेजर काम होता है वो मेजर काम यही होता है कि आप स्मॉल एन कैलकुलेट कर लो, बाकी तो सब ठीक है। और यहाँ तक मुझे डाउट बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है। रेबर हमें नंबर डेंसिटी चाहिए ना, स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही होता है 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन।
स्मॉल है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर. जैसे लिखते हैं डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स मास ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज डेंसिटी. इतना हो जाए सबका तो मुझे बताओ. नाहिद, सादिया, समीर, जैनब, अदनान. देखिए इसके बाद द नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. एक चीज और देखिए. करंट का जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है. लिखो जाहिद, लिखो. देखो करंट का जो बेसिक एक्सप्रेशन है ना वो NEAVD नहीं है, तो डिराइव्ड है. जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dQ/dt. करंट का जो बेसिक एक्सप्रेशन है दैट इज dQ/dt. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जाहिद लिख लिया. जो डेफिनेशन है करंट की वो Q/T है, NEAVD नहीं है. तो अगर आप Q/T से चेक करोगे ना एरिया पर डिपेंडेंसी, करंट इज dQ/dt. ना टाइम एरिया पे डिपेंड करता है ना चार्ज एरिया पे डिपेंड करता है. करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. करंट एरिया से इंडिपेंडेंट है. भाई मेरी आवाज आ रही है? कुछ डाउट परेशानी है? करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. करंट एरिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये प्लीज याद रखिएगा. अब ये वाला जब एक्सप्रेशन देखते हैं ना, INEAVD, यहां से गड़बड़ हो जाएगी. इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा करंट एरिया की प्रोपोर्शनल है. ये करंट की डेफिनेशन नहीं है, डिराइव्ड एक्सप्रेशन. करंट की डेफिनेशन ये करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. तो यहाँ से जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा I/NEA. ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है. n नंबर डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ये दो चीजें याद रखिएगा. करंट एरिया से इंडिपेंडेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम्स में लास्ट में दिया हुआ है. अच्छा एक चीज और है, संडे जो क्लास है 10:30 to 12 जो क्लास होती है, इसमें मुझे फर्स्ट 2 चैप्टर्स पूरा इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चंस कराने, और आप लोगों के जो भी HC के डाउट्स हैं वो डाउट्स में लूंगा. मुझे बस क्वेश्चन नंबर भेज दो, वो डाउट्स मैं क्लास में ही ले लूंगा. अगर नहीं होंगे डाउट्स तो अपनी मर्जी से मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट के, वो मैं कराऊंगा. तो संडे में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराऊंगा. जो भी इलेक्ट्रोस्टैट के डाउट्स हैं डाउट्स लो. अगर किसी का एनसीईआरटी का कोई डाउट है, नहीं हुआ था कुछ एनसीईआरटी में, वो भेज देना. क्वेश्चन नंबर भेज दो बस, और लिख देना कि एनसीईआरटी का है किसका. बेस्ट होगा ग्रुप के ऊपर डाल दो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर. हाँ कैपेसिटेंस इंक्लूडेड, क्योंकि
क्योंकि संडे के बाद तो फिर मैं करंट के डाउट्स लिया करूंगा। मैं अलग अलग जो ले रहा हूँ स्टूडेंट्स के, मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। ये लिख लिया होगा आप सब लोगों ने ना? आज भेज दो अलमास, मैं संडे लूंगा, संडे से पहले तक भेज दो। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज और है, तुम्हारा जो स्टूडेंट अकाउंट है ना, उसमें मैं एक डीपीपी अपडेट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट का। नहीं, कल तो मैं करंट ही पढ़ाऊंगा। तुम लोगों के स्टूडेंट अकाउंट में एक डीपीपी अपडेट करूंगा, दो डीपीपी होंगे, एक मेंस का होगा, एक एडवांस का होगा। आप लोगों ने बाकी अगर चीजें कर ली हैं तो आप उस डीपीपी को अटेम्प्ट कर लेना, मैं भेज दूंगा। एक मेंस का, एक एडवांस, दो डीपीपी हैं, वो दो मैं अपडेट कर दूंगा स्टूडेंट अकाउंट में। अच्छा, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। देखो, ओम्स लॉ कहता है करंट थ्रू कंडक्टर is directly proportional is directly proportional to the potential difference applied across its ends। तो कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज ओम्स। बस प्रोवाइडेड टेम्परेचर and other physical conditions are constant, and other physical conditions are constant, that's Ohm's law। तो जो V होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये Ohm's law। जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट यूज करोगे आर, सो V इज इक्वल टू आई आर। आर आप जानते हैं, आर इज रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। बस ये कॉज और इफेक्ट का रीजन है, वजह। अगर आप आई इज प्रोपोर्शनल टू वी लोगे, आर कैलकुलेट करोगे, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं आता, कंडक्टेंस आता। आप ऐसे ले रहे हो ना, आप हटाओगे यहाँ से तो आई इज इक्वल टू के वी हो जाएगा, कंडक्टेंस आएगा। अगर आप उस फॉर्म में करना चाहते हैं तो फिर कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टेंस की टर्म्स में ले रहा हूँ। हम रेजिस्टेंस लेते हैं इसीलिए इसको घुमा दो, बस ये रीजन है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर आप V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ आपने V लिया वोल्टेज, यहाँ आपने करंट लिया, ग्राफ प्लॉट। ओम्स लॉ का मतलब है V वर्सेस I ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। V वर्सेस I ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल थीटा, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, I बाय V हो जाएगा, I बाय V 1 बाय R हो जाएगा। अगर इसी को आप
रिवर्स करके रख दो, इसे आप आई ले लो, इसे आप बी ले लो, दिस इज थीटा। अब जो स्लोप होगा वो स्लोप आर दे देगा। चलो इतना लिख लो जल्दी से, कल मॉर्निंग में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अब तो जब टाइम नहीं, संडे तक का टाइम है, इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने का मतलब है सिर्फ दो ही चीजें तो करनी है तुम्हें, एक एनसीईआरटी करनी है, दूसरा एचसीपी करनी है। जेई वालों के लिए मैं डीपीपी डाल दूंगा, नीट वालों के लिए तो यही बहुत हो जाता है, यही बहुत है, इसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई वालों के लिए कुछ डीपीपी और मैं ऐड कर दूंगा, वो डीपीपी और कर दूंगा भाई। ऐसा हो सकता है कि इस बार जेई नीट कैंसिल ही हो जाए, कि अगले साल जब तुम एग्जाम देने बैठो तो साल के भी सारे बैठे हो। तबस्सुम एसएल सही है, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स के लिए बचे हो। अगर तुम इसे कर लोगे ना तो तुम्हारे एसएल की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगी, एसएल में कुछ अलग से प्रॉब्लम्स नहीं दी, नहीं वजह तुम्हें जरूरत नहीं। नीट है तुम्हारा, जरूरत नहीं भाई, नीट वाला डीपीपी ना करे, वो तो इसको करने के बाद प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चंस देख ले, सारे सॉल्व हो जाएंगे उससे। एक्स्ट्रा करने का कोई फायदा नहीं है, वो जो टाइम यहाँ दोगे वो बायो कर दो। नहीं खदीजा, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, एक एक न्यूमेरिकल से काम नहीं हो पाता, एनसीईआरटी में हर तरह का एक। हाँ ऐसे ही होता है मैम। खदीजा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो मस्त है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम है, सीखने के लिए एक तरह के कई क्वेश्चंस होने चाहिए। एनसीईआरटी तो आप छोड़ ही नहीं सकते, एनसीईआरटी तो करनी करनी। सो एचसी से एनसीईआरटी तो मैं पढ़ाई देता हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी की मेरे साथ हो जाती है। हाँ जितने जेई वाले हैं वो करें, मेंस और एडवांस दोनों का डीपीपी करें।